इनके साथ इनकी ईमानदारी मेरे को बड़ी पसंद आती थी। ये बात रियलिटी है। उस समय इनको कैसा भी लगता होगा, लेकिन वाकई में मैं आज मेरे को 11 साल हो गए इस क्षेत्र में पढ़ाते हुए। लेकिन अगर मैं इन बच्चों को कभी कहता कि इस क्लास में कोई नहीं है, फिर भी मैं अचानक आके इनको पूछता कि इस क्लास में कोई बात करिए, ईमानदारी से खड़े हो जाओ, 20 डंडे लगेंगे, तो रियलिटी में लगभग जो बच्चे बात करते थे ईमानदारी से खड़े होते थे। इनको ये डेफिनेट पता था 20 डंडे लगेंगे, और इनको ये भी पता था कि बाबूलाल जी जो कहते हैं श्योर करते हैं, लेकिन फिर भी खड़े होते थे। और बाकी कई बार मैंने इनको शायद पनिशमेंट दिया भी होगा। और ऐसे इनके एग्जाम कभी भी कोई टेस्ट भी हुआ तो इन्होंने नकल की। मैंने ईमानदारी से पूछा कि आपने मेरे को बता दीजिए नकल की, तो ये कहते डेफिनेटली करी। कितने क्वेश्चन की करी? इतने की करी। मतलब इनकी ऑनेस्टी बेहद अच्छी थी। और दूसरी बात, इनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था। आप कई हर बैच यहाँ से जो भी निकला है एक से बढ़ के एक था, लेकिन ये बैच उनसे अलग ही था। कि मतलब जब भी अनुशासन के नाम पे इनको कहा गया कि चुप रहना, तो चुप ही रहना है बिना डंडे के। और आज ये चीज़ याद करनी है, ये करना है, वो करना है। दूसरी बात ये थी, किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम किसी भी काम के लिए खड़ा कर दिया तो ये कभी भी ऐसे मना नहीं करा कि हम ये नहीं कर सकते। जिस बच्चे को खाली रिजय में डांस करना था उसको भी क्लास में कराया तो कर सकता था। मतलब इतने फ्रेंकली बच्चे थे सारे। और कोई स्पीच दिलानी हो, कोई गाना, कुछ भी। और एक ये ओबीडियंट भी थे, ये भी डेफिनेट बात है कि कभी भी मेरी तो आज्ञा का अवहेलना नहीं की इन लोगों ने। और शायद ये बच्चे, मैं इनको कभी भी कुछ कहा है तो इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है डेफिनेटली। जैसा कि मेरे परिवार के बच्चे भी है, नहीं कर पाएंगे। इनको मैंने कभी कुछ भी कहा है तो ये डेफिनेटली मेरी बात पे विश्वास किया है। मैंने इनको हल्की सी कुछ भी इनको अगर इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात भी कही है तो भी इन बच्चों ने सहर्ष एक्सेप्ट करी है। और ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक इमोशनल मोमेंट है। लेकिन विदा सबको होना पड़ता है एक न एक दिन। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने गांव का ही नहीं, अपने जिले का, जिले से भी बढ़ के इस देश के मानचित्र पर आप उभरेंगे, शायद मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन मेरी कुछ बातें आप ये जहन में रखना कि कहीं भी जाएं, अब आपकी मेरे को यहाँ का आपका कभी भी इस बैच से क्या किसी भी मतलब इनके साथ जो भी बच्चे रहे, कभी भी किसी भी प्रकार की इनके परिवार से कोई कंप्लेन नहीं आई। मेरे अगेंस्ट तो कभी भी नहीं आई, किसी भी बच्चे की नहीं आई, और किसी भी स्टाफ की भी नहीं आई इन बैच की तो। और शायद ये इसलिए नहीं आई क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे थे और इनको आगे बढ़ना था। और शायद इनसे दूसरे बच्चे भी ऐसा सीखेंगे, इनके जो जूनियर स्टूडेंट हैं, कि ये जैसा करे वैसा करना था। और ऐसी बात नहीं थी कि ये बच्चे पढ़ाई के अंदर कमज़ोर थे या कैसे, एक से बढ़ के एक थे, सारे इंटेलिजेंट थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके नंबर भी जो आएंगे वो कम्पिटिटिव नंबर होंगे। किसी के 95 होंगे तो किसी के 93 होंगे, 92, मतलब इतना गैप नहीं होगा कि किसी के 45 आएंगे किसी के 85 आएंगे, इतना तो नहीं होगा, लगभग इनके बराबर होंगे। और जो इनके साथ कुछ हर क्लास में 1-2 वीक स्टूडेंट होते हैं, इनमें भी होंगे शायद क्या है ही, तो उनकी भी ये हेल्प ये करेंगे। वहाँ जाके थोड़ी बहुत अपने साथ रखेंगे, अपने जूनियर्स, अपने जो भी साथी हैं, क्लासमेट्स, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। और आपने जो आपकी यहाँ जो बोलने का आपका मतलब जो भी आप बोलते थे और आपका व्यवहार था, आचरण था, आपके विचार थे, वाकई में बहुत अच्छे थे। कि मतलब आपका व्यवहार बेहतरीन था, आपके जो बोलने की शैली थी वो बहुत अच्छी थी। और जब आप मेरे पास पढ़ते थे तो हो सकता था मैं आपको कुछ भी बोलता तो आप सोचते थे कि सर को पसंद नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मेरे दिल में रहती थी कि वाकई में इनका विचार क्या है, इनके बोलने की शैली क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मेरे जहन, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं भी दूसरी भी जगह जाएंगे तो ऐसी ही आप वाणी बोलेंगे, ऐसी लैंग्वेज आप बोलेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि जिससे, जैसे कि आज आप मतलब मेरे क्या प्रत्येक स्टाफ की भी आप मतलब एक बहुत ही डियर स्टूडेंट हैं, वैसे ही आप दूसरी जगह जाकर भी एक डियर स्टूडेंट ही बने। दूसरे का मतलब आपको देखने से, आपकी बोली या व्यवहार से, आपको 1-2 दिन में दूसरे टीचर या कोई भी आपसे सीनियर मिले, वो लगे कि वाकई में मेरा प्रिय विद्यार्थी है, मतलब आप पे उसका तुरंत मन आए। आप कॉलेज में आप जाओगे, वहाँ पे 100 बच्चे एक साथ एक क्लास लेते हैं, एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं, अलग अलग गांव के, अलग अलग शहर के होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनका ध्यान कुछ 2-3 बच्चों के ऊपर आता है। वो बच्चे कौन से होते हैं, उनको पढ़ाई से लेना देना, उनको टीचर्स को भी कॉलेज में पता नहीं रहता कौन इंटेलिजेंट है कौन वीक है, लेकिन उनको उनके व्यवहार से, उनकी बोली से ये पता लगता है कि ये बच्चे किस संस्थान में पढ़ के आए हैं,
कैसे इनके गुरुजन रहे होंगे, और आप अच्छे रहेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपके माता पिता की भी पहचान होती है वहाँ पर। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलने की शैली अच्छी है और दूसरों से बड़े फ्रेंडली तरीके से आप रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दूसरों को ये पता लगता है कि आपके माता पिता वाकई इनको संस्कार दिए, चाहे बेशक आपको नहीं दिए लेकिन देते। और दूसरी बात ये होती है, कोई भी दुनिया का माँ बाप बच्चे को सिर्फ जन्म देता है, कर्म बच्चे को खुद को ही करने पड़ते हैं। जन्म दे ही सकता है माँ बाप, कर्म नहीं दे सकता, कर्म आपको करने होते हैं और व्यवहार आपको बनाना पड़ता है। और एक बात मेरी ये भी याद रखना, आपको विचारों की अभिव्यक्ति है, आप कहीं भी अपने विचार रखेंगे, स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने संस्कारों में भी बंधा रहना बहुत जरूरी है। संस्कार में रहना, आप कभी भी कुछ भी बड़े बने, कुछ भी बन जाएं, लेकिन आप में कभी भी अरमान नहीं आना चाहिए, ईगो आपको कभी महसूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुलंदियों से कितनी भी बुलंदियां छू लो आप, लेकिन आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। एक दिन क्या तुरंत ही नीचे आना पड़ता है, आसमान में कोई बैठ ही नहीं सकता। तो आना एक बार फिर से नीचे ही होता है अपने स्तर के आदमियों में। इसके लिए आप किसी भी स्तर तक कहीं भी पहुंचो तो आप मतलब अपने अरमान अपने दिल में नहीं लाना है। अब देखो अपने यहाँ पे जो बागेड़ जी हैं, अभी जो शारीरिक शिक्षक हैं पाली में, अभी ये है, ये देखो कोई भी प्रोग्राम होता है, नहीं भी होता तो भी यहाँ मिलने आते, इनके मतलब कोई भी प्राउड नहीं। बाकी यहाँ और भी टीचर्स आए गए, कई नौकरी भी लग गए यहाँ से, लेकिन नहीं, तो ऐसा ही बनना है कि उन्हीं से जुड़ाव आपका रहे, तो वैसा आप में भी होना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप आज यहाँ से जाने के बाद कोई मतलब अच्छा कोर्स करेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, और आप मेरे को अगर कभी भी दोबारा, वैसे तो यहाँ गांव में क्या पता मिल ही जाए, लेकिन अगर कामयाब मिलो कभी भी, मेरे से, मैं भी बाहर का हूँ, आप यहाँ के, हो सकता है अपना मिलान बहुत कम होगा, और हो सकता है 10 साल बाद आप मेरे को पहचान पाओ या मैं आपको पहचान पाऊँ, ऐसा भी मानना होगा। क्योंकि 10 साल के बाद कई बच्चे, हो सकता है बच्चे की अंगुली पकड़ के साथ में, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन आप मेरे को कभी मिलो तो मेरे को ये बताना कि मेरे को ये पता लगना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा पढ़ाया बच्चा IAS RS या किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, और फिर वो मेरे से मिल रहा है, फिर वो दूसरे को बता रहा है कि ये हमारे सर रहे हुए थे, तो वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो ऐसा नहीं हो कि देखो यहाँ से कुछ बैच जो निकले हैं, वो ज़्यादातर बैच मतलब बच्चे हैं, वो ज़्यादा लड़कियां हैं, उनको घर पे रख लेते हैं उनके परिजन कि अब आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है, लड़की है शादी कर दो। तो ऐसा नहीं है, आप उन पे दबाव बनाएं, आप घर वालों पे दबाव बनाएं। अगर स्कूल नहीं जाने देते तो, कॉलेज नहीं जाने देते तो प्राइवेट करो। और आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है, कहीं से भी आप सिलेबस खरीदो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 12वीं क्लास, अब आप इतने शानदार लड़कियां यहाँ पे, एक से बढ़ के एक लड़कियां, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लड़कियां अगर रेगुलर ऐसे ही तैयारी करती रही तो इनको कोई IAS IPS बनने से नहीं रोक सकता। ऐसा मैंने इनको 5 साल पढ़ाया, तो मैं ये मानता हूँ। तो इनके अगर पीछे, अगर सबसे बड़ा रीजन रहेगा इनका पीछे रहने का, तो या तो इनकी खुद की केयरलेस या इनके गार्जियन का। तो आपके गार्जियन को आपको समझाना होगा, और अगर पढ़ाते नहीं भी हैं आपको, तो आप कॉलेज करें, प्राइवेट करें, रेगुलर करें, कैसे भी करें, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। और अब रही बात आपके आगे की एग्जाम की, तो अब आपके पास केवल 20 या 25 दिन का टाइम है, जो भी आपको बड़ी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये समय आपको पढ़ना इस समय में बहुत ज़रूरी है। ये 20-25 दिन आपकी लाइफ तय करते हैं। यहाँ से आपकी टीन एज खत्म होती है, इसके बाद आप दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये टीन एज में आदमी बिगड़ता भी सुधरता है, और मेरे को ऐसा लगा कि आप यहाँ से कुछ सीख के निकले टीन एज में भी। बल्कि टीन एज में ज़्यादातर व्यक्ति मतलब अपना खो लेते हैं कैसे भी करके। एक याद रखना, अपना करेक्टर हमेशा, कहीं भी जाए करेक्टर पे कहीं भी आपके दाग नहीं लगना चाहिए। देखो एक इंग्लिश में पोइम है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आप मान लो कुछ पैसे आपके खो भी गए, समझो कुछ नहीं खोया, पैसे आते जाते फिर कमाए जा सकते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपने आपकी शरीर को खोया है तो समथिंग इज लॉस्ट, मतलब बहुत खोया, कुछ खोया है, इतना नहीं कि पूरी तरीके से आप बर्बाद हो गए। लेकिन करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, सब कुछ आपका वहीं पे बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए करेक्टर को आपको बेहतरीन रखने के लिए आप रहें, इसीलिए मैंने कहा कि अपने संस्कार से बंधे रहें, और अपने माता पिता की भी सेवा करें, अपने गुरुजनों को भी वैसे ही माने। और आपकी मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है मेरे लिए। तो मैं क्लास में आपको कुछ भी कहा होगा वो अलग बात है, और अगर मेरे से कभी भी आपको पहली बात तो हुई नहीं गलती, और हुई तो भी आपने एक्सेप्ट करी तुरंत ही। मैंने कई बच्चों को कई बार इतनी इतनी गहराई तक बात कह दी थी,
कि मेरे को शाम को रात को सोए को नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि कल इनका पापा आएगा और अपने लेके आएंगे। और यहाँ कुछ गार्जियन आते भी ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही हाथ ही लगाते हैं, तो मेरे को ये भी डर रहता था बाहर का आदमी फिर भी नहीं। लेकिन मैं उन बच्चे पूरी रात सोचता था कि कल आएगा ऐसा, लेकिन वही बच्चा कि कल सुबह मेरे को आके बड़े खुशी होकर गुड मॉर्निंग सर, और फिर मैं उसको पूछता था कल कोई तकलीफ तो हुई? नहीं, आपने कहा सर इसमें क्या है, आपने कहा तो सब कुछ, जो कुछ भी कहा मैंने मान लिया, डंडे मारे कुछ भी करा। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र, और मैं मानता हूँ आपसे, आप जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं वो आपसे ये चीज़ें सीखें, क्योंकि कोई भी टीचर आपको डंडे मारता है या किसी भी तरीके का आपको मतलब आपकी बेइज्जती करता है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो आपको मतलब पूरी तरीके से दंडित करना चाहता है। उसका उद्देश्य होता है कि आपको निखारना कैसे भी करके, तो वो निखारना चाहता है आपको। तो ऐसी चीजें आपने जो यहाँ से जो भी मैंने तो आपसे जो बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे, आपसे मेरे से सीखे नहीं सीखे, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। कई बार तो मेरा भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, लेकिन आपसे मैंने सीखा कि वास्तव में आदमी को गुस्से में भी कैसे रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखी आपसे। देखो आदमी को वैसे गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। गुस्से में देखो लोहा अगर ठंडा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई आकार नहीं बदल सकता, वो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जब वो लोहा थोड़ा सा भी गर्म होता है, जैसे गुस्से में आदमी गर्म होता है, उस लोहे को जब लोहार जो होता है वो गर्म करता है, तो उसको एक छोटा सा हथौड़ा भी 150 ग्राम का थोड़ा भी उसको उसका आकार चेंज कर सकता है। तो कभी भी गुस्से में नहीं रहना आदमी को। एक सहन शक्ति बहुत जरूरी होती है, स्टूडेंट्स में भी किसी में भी, और आगे चल के आप में, क्योंकि अभी आप टीन एज में आप में गुस्सा जल्दी आता है। तो सहन शक्ति आप में होनी चाहिए। कोई बात आपको अगर हार्ड लगती भी है तो उस पर आपको सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है, इस पर विचार जरूर करें। सहन शक्ति कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का सूचक होता है। हर व्यक्ति सहन करने की क्षमता नहीं रख सकता। सहन शक्ति इसलिए कमजोरी नहीं है, एक शक्ति का सूचक है। लेकिन इतनी भी सहनशीलता नहीं होनी चाहिए आप में कि जैसे मतलब वीणा के तार इतने टाइट भी नहीं हो कि बजाते टाइम टूटने का डर हो, और इतने ढीले भी नहीं होने चाहिए कि वो बजने में ही सहायक ना हो। तो मतलब बैलेंस बना के चलना हर चीज़ को। तो मैं और एग्जाम की आप तैयारी करते रहेंगे। मैं ज़्यादा बोल क्योंकि और भी टीचर्स बोलेंगे, इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे जाके आप सक्सेस हो अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आपने लक्ष्य तय किया।